सूरज की पहली किरण के साथ एक नए दिन की शुरुआत करें। जीवन के हर क्षण को आनंद और सकारात्मकता से भरें। कठिनाइयों को पीछे छोड़ नए अवसरों का स्वागत करें और हर दिन आपके लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए मंगल करें। नमो नमः, नमस्कार, सुप्रभातम और शुभ प्रभातम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत के गौरवपूर्ण संस्कारों, ज्ञान एवं संस्कृति से जुड़े आपके अपने प्रिय कार्यक्रम सुप्रभातम में। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। सुप्रभातम में प्रस्तुति क्रम के अनुसार हम जानेंगे आज का पंचांग, देखेंगे एक प्रेरणादायक सुभाषित, सुनेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित प्रेरक या ज्ञानवर्धक वृत्त, योग और स्वास्थ्य के सरल उपायों को और संस्कृत भाषा को सीखने का करेंगे प्रयास। तो आइए सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस ज्ञान यात्रा की करते हैं शुरुआत। कार्यक्रम के आद्य प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से जान लेते हैं क्या है इस समय की तिथि और नक्षत्र आदि। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन का मूल स्वर ही गति है। जो रुक जाता है वह ठहराव का शिकार हो जाता है और जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है वही सफलता, विकास और उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें सतत कर्म और अविराम गति का संदेश देता है। सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, नदियां निरंतर प्रवाहित रहती हैं और समय कभी नहीं ठहरता। इसी प्रेरणा को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त करता है आज का हमारा सुभाषित, जो हमें निरंतर गतिशील रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं आज का सुभाषित। नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति तिरोहित शुश्रुम पापो नृषद्वरो जन इंद्र इच्चरतः सखा चरैवेति। जो मनुष्य निरंतर प्रयत्नशील रहता है वह समृद्धि प्राप्त करता है, किंतु जो निष्क्रिय होकर बैठा रहता है वह प्रगति से वंचित रह जाता है। निरंतर प्रयत्न करने वाले का भाग्य भी साथ देता है, इसलिए निरंतर कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। A person who perseveres with constant effort achieves prosperity, while one who remains idle is left behind in life. Fortune favors those who strive tirelessly. Therefore, keep performing your duties and keep moving forward. भारतीय परंपरा में दुर्ग अर्थात किले केवल सुरक्षा के साधन नहीं बल्कि संस्कृति, शौर्य और स्थापत्य कला के प्रतीक भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा किला भारत के प्राचीनतम दुर्गों में से एक माना जाता है। कटोच वंश, महाभारत कालीन त्रिगर्त राज्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा यह किला भारतीय सैन्य कौशल, धार्मिक आस्था और वीरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आइए भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से जान लेते हैं कांगड़ा किले के इतिहास, महत्व और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ इसके गहरे संबंध को। भारतीय ज्ञान परंपरा में किले केवल युद्ध और सुरक्षा के साधन नहीं रहे हैं, बल्कि वे संस्कृति, शासन, धर्म, स्थापत्य, सैन्य विज्ञान और लोक जीवन के केंद्र भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सुंदर कांगड़ा घाटी में स्थित कांगड़ा किला इसी परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भारत के सबसे प्राचीन और विशाल किलों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल में इसे नगरकोट तथा सुशर्मापुरा के नाम से जाना जाता था। यह किला केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि वीरता, सांस्कृतिक निरंतरता,
धार्मिक आस्था और प्राचीन भारतीय सैन्य ज्ञान का जीवंत प्रतीक है। कांगड़ा जिले का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। इसका संबंध कटोच वंश से माना जाता है, जो स्वयं को प्राचीन त्रिगर्त राज्य का वंशज मानते थे। त्रिगर्त का उल्लेख महाभारत तथा विभिन्न पुराणों में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार कटोच वंश के राजा सुशर्मा चंद्र ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और उन्हीं के द्वारा इस किले की स्थापना की गई थी। इस प्रकार कांगड़ा किला भारतीय पौराणिक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दिखाई देता है। यह किला भारतीय सभ्यता की उस निरंतरता को दर्शाता है जिसमें इतिहास, लोक स्मृतियां और सांस्कृतिक परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में दुर्ग निर्माण को राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का आधार माना गया है। कांगड़ा किला इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय सैन्य विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह किला धौलाधार पर्वतमाला के निकट ऊंचाई पर स्थित है तथा बाणगंगा और मांझी नदियों से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय शासकों को भूगोल, रक्षा नीति और रणनीतिक योजना का गहरा ज्ञान था। प्रकृति और स्थापत्य के इस समन्वय में भारतीय ज्ञान परंपरा की दूरदर्शिता स्पष्ट दिखाई देती है। कांगड़ा किला केवल सैन्य दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र रहा है। किले के भीतर स्थित लक्ष्मी नारायण तथा अंबिका देवी मंदिरों के अवशेष उस समय की धार्मिक आस्था और स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं। मंदिरों, मूर्तियों और कलात्मक नक्काशियों में भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक और सौंदर्यात्मक मूल्यों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म और संस्कृति को समाज की आत्मा माना गया है और कांगड़ा किला इस विचार को साकार रूप प्रदान करता है। यह किला अनेक युद्धों, आक्रमणों और संघर्षों का साक्षी रहा है। विभिन्न शासकों ने समय समय पर इस पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु इसकी मजबूत संरचना और स्थानीय शासकों की वीरता ने इसे लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखा। इसलिए कांगड़ा किला भारतीय शौर्य, साहस और स्वाभिमान का भी प्रतीक माना जाता है। वर्तमान समय में कांगड़ा किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। यह किला आज भी इतिहास, संस्कृति, स्थापत्य कला और भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक और शोधकर्ता यहाँ आकर भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को समझने का प्रयास करते हैं। यह किला हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए भारतीय संस्कृति, ज्ञान और राष्ट्रीय चेतना की अमूल्य धरोहर के रूप में प्रेरणा प्रदान करता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब बात स्वास्थ्य की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं कल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी।
विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। दिन भर की भागदौड़, अनियमित दिनचर्या, तनाव और असंतुलित खान-पान के कारण थकान और शक्ति की कमी आज एक सामान्य समस्या बनती जा रही है। ऐसे में केवल आराम ही नहीं बल्कि संतुलित आहार, उचित योगाभ्यास और प्राकृतिक जीवन शैली भी शरीर में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करती है। इसी विषय पर योग 360 प्रभाग में आज हम जानेंगे कि कौन से योगासन, कौन सी प्राकृतिक औषधियाँ और कैसा संतुलित आहार थकान को दूर करने तथा शरीर की शक्ति और ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की यह विशेष प्रस्तुति। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बारिश की पहली पहली बूंदें, गरम गरम चाय और दिन भर सोने का मन, क्या ये सिर्फ आलस है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई वैज्ञानिक कारण? हर थकान सिर्फ काम की वजह से नहीं होती, कई बार मौसम भी हमारी एनर्जी चुरा सकता है। बरसात शुरू होते ही मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का लो बैटरी मोड भी अपने आप ऑन हो जाता है। इस मौसम में इंस्टा की रील्स बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारी एनर्जी कम होने लगती है। आखिर मॉनसून में ऐसा क्या बदलाव होता है कि शरीर बार बार रेस्ट मोड पर जाना चाहता है? आइए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। बरसात का मौसम, बारिश की फुहार, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और मौसम की ताजगी। मॉनसून अपने साथ गर्मी से सुकून तो लाता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये मौसम सुस्ती, थकान और ऊर्जा की कमी भी लेकर आता है। बारिश के मौसम में अधिक नमी, तापमान में बदलाव और कभी-कभी कम शारीरिक गतिविधि के कारण व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। कुछ लोगों में इस मौसम के दौरान भूख, नींद या दिन भर की ऊर्जा में भी बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सरल उपायों से इस सुस्ती और आलस को आसानी से दूर किया जा सकता है। बदले मौसम, बदले विचार, सेहत रहे हर दिन तैयार। इस मौसम में दूर रखना है सुस्ती और आलस को, तो करें योग। आपकी एनर्जी दिन भर रहेगी बरकरार। जब भी आपको लग रहा है ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा, शरीर बहुत गिरा गिरा हो रहा है, शरीर बहुत टूटा टूटा हो रहा है, सबसे पहले आप जरा कमर सीधी करके बैठ जाइए। और आपको क्या करना है, हाथों को इस तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और कुर्सी पर बैठ के भी कर रहे हैं तो भी ऐसे हथेलियां आकाश की ओर रहेंगी। और हमको 5 से 7 बार लंबा गहरा सांस लेना है। ये नहीं सोचना कि मैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहा हूँ या चेस्ट ब्रीदिंग कर रहा हूँ, बस गहरी सांस लेनी है। फिर चाहे वो एब्डोमिनल है या वो चेस्ट है, दोनों ही आपको लाभ देंगी। तो आप इस तरह से आए और फिर ऐसा 5 से 7 बार कर लीजिए। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर रुके, धीरे से आंखें खोल लीजिए। अब यहाँ क्या गलती नहीं करें, ऐसा तेज तेज नहीं करना, इजी कंफर्टेबल, बस गहरा सांस लेना, छोड़ देना। सब कर सकते हैं, बहुत सरल है, बहुत सुगम है। इतने में ही आप देखेंगे कि शरीर में एक अद्भुत सी स्फूर्ति आने शुरू हो जाएगी। दूसरा काम करना है, शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए हमें शरीर पर घर्षण करना है। ये कर लिया डीप ब्रीदिंग, फिर इस तरह से अपने हथेलियों को आपस में रब कीजिए, फिर हथेलियों को पीछे की तरफ से रब कीजिए, फिर अपने हाथों को ड्राई मसाज दीजिए, अपने बाजुओं पर, अपने थाइस पर ड्राई मसाज दीजिए, अपने पैरों पर इस तरह से ड्राई मसाज दीजिए, अपनी बगल पर विशेष रूप से इस तरह से ड्राई मसाज दीजिए, कमर पर ड्राई मसाज दीजिए, अपने पेट पर, फिर थोड़ी देर अपनी छाती पर ड्राई मसाज दीजिए। सिर्फ अगर आप 1 से 2 मिनट अपने पूरे शरीर पर घर्षण करते हैं, ड्राई मसाज में लेते हैं, तो भी आप देखेंगे एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, रक्त का संचार बढ़ेगा और आपको बहुत ऊर्जावान अनुभव होने लगेगा। तीसरा और अंतिम काम आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आप अपने आसन में बैठेंगे, अपने कानों को इस प्रकार से, कानों के फ्लैप को बंद करेंगे, नासिका से श्वास लेना, नासिका से ही सांस छोड़ना, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना। एक बार देखिए, कानों को खोल देंगे, आंख खोलने की जल्दी नहीं करेंगे, 4 से 5 बार दोहराएंगे, फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल देंगे।
रखना है दूर, रहना है अगर फिट एंड ब्राइट, थकान भी नहीं आएगी पास, मेक योर ईटिंग चॉइसेस राइट। एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो लीजिए आपको फुल एनर्जी देने वाली ये हेल्दी डाइट। गर्मी का ये एक तरह से साइड इफ़ेक्ट ही है कि हमें ज़्यादा लेथार्जी और शरीर में थकान ज़्यादा महसूस होती है, और ये एक डिहाइड्रेशन का भी लक्षण है। तो सुबह आप घर से निकलते समय रात के बचे हुए अगर चावल हो या चावल बने हुए हो, उनको दही या छाछ के साथ जीरा, नमक और तड़का देके आप उन्हें खा के निकल सकते हैं ताकि गर्मी ना लगे। उसके अलावा आप निकलते समय तरल पदार्थ जैसे कि कोकोनट वाटर, नारियल पानी या फिर सत्तू, या फिर अगर आप लेना चाहें तो जलजीरा या बेल का शरबत पी करके आप निकल सकते हैं। कम से कम जो है भारी खाना खाएं और मील जो है वो हल्की रखें, जैसे दलिया या सिंपल चावल, खिचड़ी, हल्की रोटी, जवार की रोटी आप प्रेफर करें। जल्दी डिनर करके और टाइम से सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो है वो रात छोटी हो जाती है और दिन बड़े हो जाते हैं। तो हम इससे भी जो है अपनी लो एनर्जी को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा सुबह खाली पेट हम किशमिश, मुनक्के भी भिगा करके खा सकते हैं, जो कि ठंडे होते हैं और एनर्जी में काफ़ी मदद करेंगे। और डेट्स जैसे कि खजूर हो गया, ये सब भी हम सेवन कर सकते हैं। खीरा, ककड़ी और केला और शुगर केन का जूस यानी कि गन्ने का जूस अगर हाइजेनिक मिल रहा है तो उसे नींबू और पुदीने के साथ हम ले सकते हैं। लो एनर्जी में बेसिकली हमें सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना है और विटामिन सी का ध्यान रखना है। तो आप ज़्यादातर तरबूज, खरबूजा, खीरा, मिंट, गन्ने का रस, बेल का शरबत, आम पन्ना, ये सब जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को भी ताकत बनाइए, हर दिन नई ऊर्जा पाइए। इन औषधियों से दूर करके कमजोरी, अपनी पावर और एनर्जी बढ़ाइए। गर्मियों में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है आपको, उसके कारण भी आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा, आपको कमजोरी या थकान की महसूस होगा। तो आयुर्वेद में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसको हम श्रम हर महाकसा है, श्रम का मतलब है थकना, तो थकान को दूर करने वाली 10 ड्रग्स का वर्णन किया गया है। उनमें से कॉमन ड्रग है द्राक्षा। द्राक्षा मीन्स मुनक्का या ग्रेप्स। मॉर्निंग के समय मुनक्का वाला पानी या मुनक्का को पानी में भिगोकर सुबह ले लें, तो ये बहुत ही अच्छा द्रव्य है जो कि बताया गया है और पूरी बॉडी को आपको एनर्जाइज कर देगा। मुनक्का के साथ साथ अगर आप उसमें अंजीर यानी कि आयुर्वेद में फल्गु जिसको कहा गया है, अंजीर को मिला लें तो 8 मुनक्का 2 अंजीर, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हम यूज़ करेंगे मॉर्निंग में और इवनिंग में। और अगर बच्चों को देना है तो आप उसको मिल्क के साथ भी दे सकते हैं। आप उसको मिल्क के साथ इनको पीस करके एक शेक, बहुत ही बढ़िया हेल्दी शेक बनाकर बच्चों को दिया जा सकता है। आर्टिफिशियल शुगर ना यूज़ करके आप मुनक्का, खजूर और अंजीर, इनका एक मिक्सचर सा बना करके और मेडिकेटेड मिल्क बनाएं। गन्ने का जूस गर्मियों में बहुत ही ठंडा होता है, ठंडा होने के साथ साथ आपकी मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रहेगा और आपको तुरंत एनर्जी देगा। तो आप जो रोटियां खाते हैं उसमें आप थोड़ा ऐड करें जौ का आटा मिला लें, तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी के साथ साथ कूलिंग भी देगा और आपका थकान को भी दूर करेगा। मेडिकेटेड वाटर हमेशा मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ पेशेंट्स को लेना चाहिए, क्योंकि हम दवाई एक बार लेते हैं लेकिन वो पानी हम दिन भर पीते हैं। तो आंवले का पानी या धनिया का पानी हम लगातार पी सकते हैं पूरे दिन भर। मुलेठी बहुत ही ठंडी होती है, इसका थोड़ा सा पाउडर अगर हम ले लें दूध के साथ या घी के साथ, तो इसका प्रयोग करने से भी हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। इसका अवलेह भी मार्केट में मिलते हैं या इसके लॉजेंजेस मिलते हैं, आप तो यूज़ कर सकते हैं। शतावरी अवलेह के रूप में अवेलेबल होता है। अवलेह मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ च्यवनप्राश की तरह, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी। इसके साथ साथ कूष्मांड, जिसको हम सफ़ेद पेठा कहते हैं, जो बाज़ार में आता है, उसका भी अवलेह अवेलेबल होता है, तो कूष्मांड अवलेह का यूज़ कर सकते हैं। ये सब कॉमन ड्रग हैं, लेकिन फिर भी एक बार चिकित्सक के परामर्श को ले लेना चाहिए। उसके बाद आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या है वो आपको यूज़ कर लेना चाहिए। मॉनसून का मजा आप तभी ले सकते हैं जब आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस मौसम में भी दिन भर ऊर्जावान रह सकते हैं। बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ऐसे उपाय करें जिससे आपका शरीर ऊर्जावान रहे। तो आज आपने जाना डीप ब्रीदिंग का अभ्यास घर्षण करना लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में उपयोगी है। योग
चावल को दही या छाछ के साथ मिलाएं, जीरे का तड़का लगाकर खाएं। नारियल पानी, जलजीरा, आम पन्ना या बेल का शरबत पीना लाभकारी है। दलिया, खिचड़ी, ज्वार की रोटी, खीरा, ककड़ी, केला खाना उपयोगी है। रात भर भिगोए हुए किशमिश व मुनक्का सुबह खाली पेट खाएं। दूध में मुनक्का, खजूर व अंजीर मिलाकर शेक बनाकर पिएं। दिन भर आंवले या धनिया का पानी पीना लाभकारी है। मुलेठी पाउडर दूध या घी के साथ मिलाकर लें। मुलेठी अवले, शतावरी अवले या कूष्मांड अवले का सेवन लाभकारी है। मोबाइल की बैटरी तो रोज चार्ज हो जाती है, अपनी एनर्जी भी तो हर दिन रिचार्ज होनी चाहिए। रेनी सीजन हो या सनी डे, हेल्दी हैबिट्स लीड द वे। तो आज से सुस्ती और आलस को दीजिए लॉन्ग वेकेशन, जिससे हेल्थ रहे लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेशन। अपने आप को रोज कीजिए रिचार्ज, हेल्दी लाइफ का साइज बनेगा एक्स्ट्रा लार्ज। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक कैसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। प्राचीन विरासत के बोध के साथ साथ वर्तमान को दिशा और भविष्य को आधार देने वाली भाषा है संस्कृत। इसके प्रत्येक शब्द में ज्ञान, संस्कृति और जीवन मूल्यों का सुंदर समन्वय निहित है। सुप्रभातम के संस्कृत पाठशाला प्रभाग में हम सरल, रोचक और व्यावहारिक शैली में संस्कृत को सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि यह भाषा हमारे दैनिक जीवन का भी सहज हिस्सा बन सके। तो आइए बिना किसी विलंब के चलते हैं आज की पाठशाला की ओर और जानते हैं कि हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र आज हमें क्या सिखा रहे हैं। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः संस्कृत पाठशाला वीक्षकेभ्यः। हम सभी संस्कृतानुरागी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। पर इसी क्रम में हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां विशेष सिद्धांत या किसी कालखंड में आकर क्षेत्रगत विशेषताओं या कहें कि क्षेत्रगत प्रभावपरक प्रवृत्तियों के कारण कुछ दो अक्षरों में एक रूपता सी दिख पड़ती है, और उन अक्षरों में विशेष दो अक्षर हैं व और ब। आप ऐसे कई शब्दों के बारे में जहां व और ब के बीच अंतर नहीं मानने की परिपाटी है जान ही चुके हैं, पर आज कुछ उन शब्दों की बात जो पौराणिक चरित्र से संबंधित हैं, और सामान्य तौर पर यदि इन शब्दों के स्वरूप से आप परिचित नहीं होंगे तो आप हमेशा संशय की स्थिति में होंगे कि हमारे ग्रंथों में अर्थात शास्त्रों में आखिरकार दो शब्दों में शुद्ध कौन सा शब्द है। देखिए, कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब दोनों ही अक्षर अलग अलग रूप से प्रयुक्त मिले तब भी वे शब्द शुद्ध ही माने जाते हैं, जैसे वालिह या वाली और वाली या बाली। कुछ श्लोक हैं जहां दोनों ही अक्षरों के साथ प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। सौमित्र लक्ष्मणो वाली वालिरिंद्र सुतश्च सह ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा बाली निकृत्त इव पादपः। अर्थात वाली भी और बाली भी दोनों ही प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में हमें उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच अंतर नहीं स्वीकारा जाता, अर्थात वबयोर अभेदः का सिद्धांत यहाँ स्वीकृत है। अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर लेते हैं व और ब के बीच भेद की भी। एक शब्द है जिसे हिंदी में हम कहा करते हैं विभत्स, पर संस्कृत में विभत्सः आदि कहना या लिखना संस्कृत के संस्कृतत्व वाली प्रकृति पर चोट पहुंचाना ही कहा जाएगा, क्योंकि बीभत्सः ही संस्कृत में तो सर्वथा शुद्ध है ही। और हम जैसा कि आपको बताते चले आ रहे हैं कि अन्य भाषाओं में भी यदि हम संस्कृत के शब्दों को लेते हैं अर्थात उनका प्रयोग करते हैं, तो हमारी भाषा प्रयोक्ता के रूप में एक तो आशय यह कि बीभत्स इस रूप में ही विभत्स की मूल प्रकृति और शुद्धता का संदर्भ संस्कृतानुसार समझा जाना चाहिए। तो आइए बीभत्सः इस शब्द के संस्कृत प्रयोगों पर विशेष रूप से श्लोकों पर अब अवधान केंद्रित करते हैं। जुगुप्सा स्थायी भावस्तु बीभत्सः
कथ्यते रसः, अर्थात मुख्य रूप से स्वीकृत 8 या 9 रसों में से एक है बीभत्स। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्साद्भुत शांताश्च रसा भावाः पुनस्त्रिधा, अर्थात बीभत्स रस न की विभत्स, यह अवश्य ही ध्यान रखिएगा, जहां जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव के रूप में माना जाता है। अगला श्लोक है जहां बीभत्स का प्रयोग है, न कुर्याम कर्म बीभत्सम युध्यमानः कथंचन तेन देव मनुष्येषु बीभत्सुरिति विश्रुतः। तो अब इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच पर्याप्त अंतर है। अब इन दोनों अक्षरों के बीच भेद के कुछ और उदाहरणों के साथ बात कर लेते हैं। एक शब्द है वृष्टि या वृष्टि, पर कभी कभी हम में से कुछ व इस अक्षर का उच्चारण ब के रूप में कर दिया करते हैं और वे बोल जाते हैं वृष्टि या वृष्टि। ऐसे ही एक और शब्द है वर्षा या वर्षाः। यहां ध्यान दीजिए कि वर्षा शब्द का संस्कृत में सदैव ही बहुवचन में ही प्रयोग होता है, अर्थात वर्षा नहीं वर्षाः ही प्रयोग की अवस्था में लिखा और बोला जाना चाहिए। वैसे हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यथा समय आपको कई उन शब्दों के बारे में भी बताएंगे ही जिनका प्रयोग वचन की दृष्टि से विशेष होता है, अर्थात कुछ शब्द एक वचन या द्विवचन या बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस बारे में आप आगे जान सकेंगे। तावत प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात वर्षा और वर्षाः के व अक्षर की जगह ब इस अक्षर का प्रयोग किया जाना और वर्षा या वर्षाः जैसे प्रयोग करना अशुद्ध है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै पुनरपि भवन्तु सन्नद्धाः भवन्तः, तावत् स्वीकुर्वन्तु पुनरपि मम नमः। सुप्रभातम के प्रस्तुति क्रम में आपसे यहीं ले लेते हैं विरामानुमति। कल पुनः होगी आप सभी से भेंट, तब तक के लिए नमस्कार। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।